जय हिंद दोस्तों। हमने पॉल्यूशन वाला चैप्टर डिस्कस करना शुरू किया था और ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था 60 क्वेश्चंस तक। देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। तो बेसिक क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल क्वेश्चंस भी मोस्ट प्रोबेबली हम इसी एक वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ पोल्यूशन भी जो चैप्टर है हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ वाटर कंजर्वेशन। ऑलराइट, आई होप आपको ये जो सीरीज़ है ये पसंद आ रही होगी। और देखिए यही तरीका है बेसिकली जो मुझे लगता है घटना चक्र को पढ़ने का, क्योंकि पी वाई क्यूज़ आप रिलेटिवली आप क्या होता है ना कि मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ोगे तभी आपको ये पता चलेगा कि जैसे हमने इसमें भी डिस्कस किया, लेट्स से कि एसिड रेन का टॉपिक है फॉर एग्जांपल। एसिड रेन से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया, अभी आपको कब पता चल रहा है? व्हेन यू रीडिंग द पी वाई क्यू, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कि कौन से ऑक्साइड्स यूज़ हो रहे हैं, NO2 SO2, बस इतना ही है। ये दो बेसिक चीज़ें आपको पता है, शायद आप उनमें से जो 15-20 क्वेश्चन है उसमें से आप 12-13 क्वेश्चन बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट करोगे, एक आध क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ लिया जा सकता है। तो इस तरीके के टॉपिक्स अब हमने बहुत पढ़ लिए हैं। एक हमने पूरी ऑलरेडी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट ख़त्म कर ली, वहाँ हमें पता चल गया कि भाई कितने रिपीटेड होते हैं एक ही फैक्ट को अगर आप कितनी बार रिपीट कर लोगे देन इट विल बी इनटू योर माइंड। अब वो आपको सेंटेंस फॉर्म में दे दिया जाए, डायरेक्टली पूछ लिया जाए या उसका किसी और फॉर्म में चेंज कर दिया जाए, बट इफ़ यू नो द बेसिक्स ऑफ दोज क्वेश्चन, जो हिस्ट्री सॉरी जो स्टोरी है उसकी आपको वो याद रहती है, तो यू कैन डील विद इट। सिमिलरली हम इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आएंगे ही, ऑलराइट। फॉर्म चेंज हो सकता है बट दे विल कम। तो इस तरह से आपको डील करना है। अब जैसे हिस्ट्री में क्या था कि बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया था, जैसे कि होम रूल मूवमेंट हो गया तो होम रूल मूवमेंट में 16 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्या होता है, बहुत छोटे टॉपिक्स में आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। वाई? बिकॉज पोल्यूशन को एज अ होल आपने ले लिया, अब उसमें से वाटर अलग कर दोगे, ये सब इंटरमिंगल्ड है ना। वाटर पोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं किसी और पोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ऑलराइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इंटरमिंगल नहीं कर सकते। तो इन्होंने पूरा चैप्टर भी एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, और वो चैप्टर जो है सिमिलर उसमें चीज़ें दी हुई हैं जो हम यहाँ क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं, उससे अलावा नहीं दिए। तो माय सजेशन टू यू इज़ कि आप क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स कर लीजिए, क्वेश्चन को, और एक्सप्लेनेशन उसका 2-3 बार देख लीजिए। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाय हार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे कहीं ना कहीं आपको क्लिक करेगा, नो आई नो द आंसर, आई नो द रीज़न बिहाइंड इट। एंड जैसे ही आपको रीज़न याद आ गया तो फिर आपको उसकी तरफ नहीं जाना है। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको रीज़न नहीं याद रहता है, आप तुरंत से एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है। ये इससे क्या होता है, दिस इज़ अ वे ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, यूपीएससी में क्या होता है कि जैसे आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आपने 100 क्वेश्चंस का कोई पेपर किया एज अ देखिए, अगर आप मुझे मेंटर की तरह पाने तो मेरा सजेशन जो अपने स्टूडेंट्स को वैसे भी रहता है नॉर्मली भी, वो यही रहता है कि आप 100 क्वेश्चंस कीजिए। अलग अलग तरीके होते हैं, वो तो जब हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे पेपर, तो आई टेल यू द बेस्ट वेज़ कि आप किस तरह पेपर सॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट एनी गाइडेंस रिलेटेड टू इट, यू कैन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्दो तो उसमें क्या होता है कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आपको पॉलिटी का आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपको प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कोई आ रहा है और वो गलत हो रहा है। बेस्ट तरीका क्या होगा उस समय, आप जैसे ही मॉक देकर आएँ, आप देखिए एक्सप्लेनेशन, और उसके साथ आप अपने साथ लक्ष्मीकांत खोल लीजिए। बिकॉज आई थिंक 99.9% लोग पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। आप तुरंत खोलिए, तुरंत देखिए कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन और क्यों गलत हुआ है, ठीक है। एंड आई चैलेंज यू, अगर आपने मन लगा के किया, आपने उसको विद द होल हार्ट देयर इटसेल्फ, आपका दिमाग इधर उधर नहीं है, आप देख रहे हैं, उसके बाद आप लाइफ में दोबारा नहीं भूलोगे वो क्वेश्चन। एटलीस्ट जब तक आप एग्ज़ाम के मोड में हो तब तक आप वो नहीं भूल सकते, अगर आपने उस क्वेश्चन को, उसका आंसर, उसकी रीजनिंग ये देख ली कि आपने क्यों गलत किया। बहुत ही बेसिक चीज़ें पॉलिटी में गलत होती हैं, आप समझ रहे हैं। सिंपल ईयर्स में आप गलत कर जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स वाले गलत कर, जो जो फैक्ट वाले हैं उनको छोड़ दीजिए, वो सबके लिए हैं। पर जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है वहाँ गलतियाँ कहाँ होती हैं, क्योंकि हम लैक ऑफ रिवीजन रखते हैं। तो ये एक तरीका होता है पढ़ने का कि आप तुरंत देखिए, तुरंत अपनी गलती को फाइंड आउट कीजिए, उसको ध्यान से देखिए, समझिए क्यों गलत हुआ है, और समझने के साथ ही आपको जो समझ आए, आपको लग रहा है कि नहीं इसको मुझे लिख के अपने टेबल पे रख लेना है, एक चिट लगा लेना है सामने, या आप जैसे भी उसको फॉर्म करते हैं, जैसे भी आप रिवाइज़ करना पसंद करते हैं, आप वैसे कीजिए, ठीक है। तो सेम आप यहाँ भी कीजिए, सेम आप यहाँ भी कीजिए। एक बार आप अभी वीडियो के साथ देख लीजिए, उसके बाद आप इसके मल्टीपल रिविजन्स लीजिए,
और उसके बाद एक बार अपना इसका पीडीएफ या बुक आपके पास जो भी है उसको खोल के बैठिए और देखिए, या फिर आप वीडियो ही खोल लीजिए, एक क्वेश्चन, आई रीड द क्वेश्चन, उसके बाद आपको क्या है, आपको जस्ट पॉज कर देना है, अपने आप मन में आंसर सोच लो, ठीक है, दिख रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ सुन लो ना, आप सिर्फ सुनो उसको, देखो मत, सुन के क्या होगा, आपको आंसर नहीं दिखेगा वहाँ पर, लेकिन ये तुरंत इनिशियली नहीं करना, इनिशियली 2-3 बार आप देख लो, उसके बाद आप क्या करो, आप सिर्फ क्वेश्चन सुन रहे सुनो, पॉज कर दो फटाफट, अपने मन में आंसर सोच लो एंड देन सी, भूल रहे हो तुरंत एक्सप्लेनेशन देख लो। ये एटलीस्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो ये पूरी मोटी मोटी बुक्स हैं घटना चक्र की, अगर वो आपने बाय हार्ट कर लिए, आई थिंक आपका 70% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज बाकी करंट अफेयर्स का बचेगा 70%, तो आप यहाँ से कंप्लीट कर लेते हो अपने अपने एंड से, जो PYQs के फॉर्म में है, ऑलराइट। उसके बाद आपका करंट बचता है, कुछ और स्टैटिक पोर्शन है जो हर साल जुड़ता है, जैसे हर साल क्वेश्चन आएगा, राइट। तो वो आपको ध्यान देना है, इसको मल्टीपल रिविजन्स आप करते रहिए, रिविजन का सब्सटीट्यूट कुछ भी नहीं है, मैंने पहले भी बोला है आपको, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है रिविजन का, कोई अगर कोई बोलता भी है कि ये सब्सटीट्यूट है, आई कम्प्लीटली डिनाई दैट फैक्ट ऑन माई पर्सनल लेवल, रिविजन का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। आप कोई घुट्टी घोल के पिला दे, कुछ मिरेकल हो जाए, कहीं से कुछ अवतार हो जाए, नहीं कह सकते, बट रिविजन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं, आपको कुछ भी करना है आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ऑलराइट। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 61 से, चेरनोबिल एक्सीडेंट इज़ रिलेटेड विद। अब चेरनोबिल एक्सीडेंट किससे रिलेटेड है, तो पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, और अभी ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है बार बार, क्यों, क्योंकि चेरनोबिल कहाँ पर है, चेरनोबिल है यूक्रेन में। तो चेरनोबिल जो डिज़ास्टर हुआ था एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, ठीक है। अब इन ऑप्शंस में से तो थोड़ा सा क्लियर हो ही जाना चाहिए, अर्थक्वेक, एसिड रेन, फ्लड, नन ऑफ दिस। तो चेरनोबिल एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, और ये हुआ कब था, ये हुआ था, देखिए बहुत पहले की बात है, ये 26 अप्रैल 1986 में हुआ था, राइट। तो 26 अप्रैल 1986, इसको ऑलमोस्ट अब 2 साल बाद 40 साल हो जाएंगे इसको। सो ड्यू टू द डेडली रेडियो एक्टिव इफेक्ट, बहुत सारे लोगों की जान गई थी, एंड इम्पॉर्टेंटली डीकम्पोजिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स की वजह से, डीकम्पोजिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स, इनकी वजह से क्या हुआ था, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था। इट हार्म्स ऑर्गेनिजम्स एंड अफेक्ट्स द जेनेटिक प्रॉपर्टीज़, और उनकी जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ तक चेंज हुई हैं, मतलब बाद में जो बर्थ लिए गए उनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ के बच्चों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो डिग्रेड हो सकता है, बहुत ईजी हो गया। बायोडिग्रेडेबल क्या था, हमने पढ़ा था सीवेज, वहाँ पे जो बैक्टीरियाज होते हैं दे लव दैट एनवायरनमेंट, तो वो उसको डिग्रेड करते हैं, ठीक है। तो सीवेज इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। द मोस्ट टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, सबसे टॉक्सिक पोल्यूटेंट जो है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलता है वो क्या है, वो है लेड, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल लेड को यूज़ करते हैं एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। लेड व्हेन रिलीज इन द एयर विद एग्जॉस्ट, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ये कंपोनेंट क्रिएट करता है। लेड व्हेन रिलीज इन द एयर विद एग्जॉस्ट आर मोस्ट टॉक्सिक। लेड अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, फिर उसके साथ ही वो ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, और साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया इज़, ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन है 2009 का। उस समय अंकलेश्वर जो थी वो सबसे पोल्यूटेड सिटी थी। और 2020 का जो लेटेस्ट डेटा ये यहाँ पर लिख रहे हैं, इट इज़ February 2020 का जो डेटा है उसके हिसाब से गाज़ियाबाद जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में थी, ठीक। बाकी जो भी इससे रिलेटेड जो अपडेट है वो हम करंट अफेयर्स में चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय ग्रीन पीस इंडिया इन January 2020, among the 287 cities which of the following is most polluted city, ये क्वेश्चन 2019 का है। उस समय ग्रीन पीस की रिपोर्ट के हिसाब से ये पूछ रहे हैं कि सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन थी, तो ये थी झाड़िया। झाड़िया जो है ये झारखंड में है। ग्रीन पीस हैज़ रिलीज द Apocalypse report in January 2020 and identified 231 out of 287 Indian cities severely polluted। तो 287 287 में से 231 इंडियन सिटीज़ जो हैं वो सीवियरली पोल्यूटेड हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कोल बेल्चिंग झारिया इन झारखंड इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, विच वॉज द सीजनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंस कोल्ड इन नर्दर्न इंडिया इन January 2012। सीजनल फैक्टर क्या था इनमें से जो कि इंटेंस कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये 2012 की बात पूछ रहे हैं।
सो ये था लानीना. लानीना इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशिनिक टेम्परेचर. लानीना जो होता है उसका कैरेक्टर क्या होता है कि अनयूजुअली कोल्ड ओशिनिक टेम्परेचर हो जाता है. कहाँ पर? स्पेसिफिकली इक्वेटोरियल पैसिफिक में. ड्यू टू द लानीना विंड जनवरी 2012 विटनेस्ड इंटेंस कोल्ड इन नदर्न इंडिया. लानीना विंड की वजह से जनवरी 2012 में इंटेंस कोल्ड विटनेस हुआ नदर्न इंडिया में. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोल्यूशन. बायोलॉजिकल डेजर्ट किसको बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स के आधार पे ये क्वेश्चन पूछा गया. तो ये है दामोदर. दामोदर को बंगाल का शोक या सौरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द डेवास्टेटिंग फ्लड. और अब ये सौरो बन चुकी है झारखंड के लिए भी और बंगाल के लिए भी. वाई? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव पोल्यूशन. तो जब सौरो ऑफ बंगाल नाम दिया गया था वो तो फ्लड की वजह से दिया गया था. बट अभी जो सौरो है वो दो इसके जो राज्य हैं वो झेल रहे हैं, झारखंड एंड बंगाल. एंड ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव पोल्यूशन. Enormous quantity of pollutants coming out from the mines, industries, cities and agricultural fields have so much degraded the quality of river that it has virtually become a biological desert. अगेन सेम क्वेश्चन आ गया. अब आपको याद रखना बायोलॉजिकल डेजर्ट किसको बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं दामोदर रिवर को. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन अडल्ट्रेंट ऑफ मस्टर्ड सीड. एडल्ट्रेंट ऑफ मस्टर्ड सीड का क्या मतलब है कि सरसों के बीज की बजाय क्या यूज़ किया जा रहा है? तो सरसों के बीज की जगह एडल्ट्रेंट मतलब सरसों का दाना ना देकर ये कौन से दाने उसमें मिला दे रहे हैं? आर्जिमोन सीड्स मिला देते हैं. तो इसको मिक्स कर दिया जाता है मस्टर्ड सीड के साथ एडल्ट्रेंट के तौर पे. ये क्या होता है? ये पॉपी एक तरीके का है जो कि मैक्सिको में पाया जाता है. मिक्सिंग ऑफ दिस इन मस्टर्ड ऑयल कुड ईल्ड एन एपिडेमिक कॉल्ड ड्रॉपसी. अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक तो सरसों का जो भाव होगा उससे मे बी कम हो इसलिए इसको मिलाया जाता होगा, जो भी रीज़न है. बट इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इससे जो तेल उसके बाद निकाला जाता है मस्टर्ड ऑयल्स में, जब ये आर्जिमन मिला हो इससे जो तेल निकाला जा रहा है उससे एक एपिडेमिक फैला हुआ था उस जिसका नाम था ड्रॉपसी. ठीक है. वाई इज़ देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीड्स दैट आर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट. माइक्रोबीड्स जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रही हैं उसकी वजह से कंसर्न क्यों बढ़ रहा है? देखिए ये हार्मफुल मानी जाती हैं मरीन इकोसिस्टम के लिए, इसलिए कंसर्न बढ़ रहा है. बाकी अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो ये बोल रहे हैं दे आर कंसीडर टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन. They are small enough to be absorbed by crop plants in irrigated field. They are often found to be used as food adulterants. Maybe future में ये सब चीज़ें आ जाएँ, we cannot say. But जो मेन अभी रीज़न है वो ये है कि ये मरीन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल मानी जाती है. माइक्रोबीड्स को हार्मफुल माना जाता है मरीन इकोसिस्टम के लिए बिकॉज ये पॉली इथाइलिन से बनी होती हैं. ठीक है. पॉली जहाँ नाम आ गया समझ लीजिए चेन स्ट्रक्चर है. ठीक है. जैसे पॉलीथीन, जो आप पॉलीथीन यूज़ करते हो, थैली जो यूज़ करते हो, वो क्या है? एक पॉलीमर ही है ना. पॉली मतलब मैनी, तो वो चेन स्ट्रक्चर क्रिएट, इसीलिए वो डिग्रेड नहीं होता है. सो दे आर एक्सटेंसिवली किस किस में यूज़ होते हैं? ये ज़्यादातर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं या आपकी टॉयलेटरीज़ में यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि शैम्पू में, फेस क्रीम, बेबी लोशंस, इन सब में ये यूज़ होते हैं. और यहाँ से क्या होता है, आपने इनका यूज़ किया एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ये तो बहुत ही कम एग्जाम्पल है. मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप मतलब ये मान के चलिए कि आप जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनमें से 90% में ये माइक्रोबीड्स पाई जाती हैं. और होता क्या है कि ये यू हैव अप्लाइड इट, फिर आप इनको रिंस करेंगे. ठीक है. रिंस करने के टाइम पे क्या है, ये पानी के साथ मिक्स होके जा रहा है. उसके बाद ये अलग अलग जगहों से फैलते फैलते ये कहाँ पहुँचेगा? ये समुद्र में पहुँचेगा. ये पानी यहाँ से जो भी पानी जा रहा है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी नदियों में जगह बना रहा है. नदियों के बाद फिर वो बह रही हैं लेक्स वेक्स जाके और फिर फाइनली कहाँ निकल रहा है? समुद्र में निकल रहा है. तो एक ग्रेट कंसर्न है अबाउट रिलीजिंग देम इनटू द एनवायरनमेंट, क्योंकि ये इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है. मरीन जो लाइफ है उनके लिए टॉक्सिक क्रिएट कर रहा है. यूज़ तो हम कर रहे हैं बट टॉक्सिसिटी किस? अब मछली तो वहाँ जाके क्रीम नहीं लगा रही है ना. दे आर नॉट यूजिंग द फेस क्रीम एंड शैम्पूज टू वॉश देमसेल्व्स. बट हमारे यूज़ करने की वजह से हार्मफुल किसके लिए हो रहा है? मरीन लाइफ के लिए हो रहा है. सो बहुत ही क्या बोलते हैं, ये हार्मफुल है मरीन लाइफ के लिए. सो कोशिश ये रहनी चाहिए कि पूरी तरीके से तो 100% अवॉइडेंस नहीं हो सकती, बट जिन लेवल पे अवॉइडेंस हो सकती है एटलीस्ट वो किया जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन फॉर क्लीनिंग polluted environment. Which of the following is known for cleaning a polluted environment? Okay, oxygen, nitrogen, rain और air. तो देखिए रेन, बारिश जब होती है ना तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स को वॉश आउट कर देती है एयर से. ठीक है. जैसे इस साल बारिश हुई है और कंपैरेटिवली हर साल से ज़्यादा हुई है,
तो क्या हुआ है ना, कुछ समय के लिए जो एनवायरनमेंट था वो कंपैरेटिवली, क्योंकि एयर से जितने पार्टिकल्स होते हैं उसको, मेजर पार्टिकल्स को वॉश आउट करने में हेल्प करती है। वॉशिंग वर्क्स मच बेटर ऑन लार्जर पार्टिकल्स, सबसे ज़्यादा ये जो माइक्रो पार्टिकल से ज़्यादा मैक्रो पे काम करता है, जैसे कि 10 माइक्रोन से ऊपर हों या 2.5 माइक्रोन से ऊपर हों, तो उन पे ये ज़्यादा काम करता है। रेन ऑल्सो हेल्प्स बाय मेकिंग डस्ट पार्टिकल स्टिक टू द ग्राउंड, और ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये ग्राउंड से भी चिपक जाते हैं उस समय, तो वही एयर पोल्यूशन जो नॉर्मल डस्ट के तौर पे होता है वो भी कम हो जाता है। तो अब मतलब जब रेनी सीज़न होता है तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी तो कंपैरेटिवली दिखती है, जब बारिश बंद हो रही है, ये पूरी धूल जो है वो ज़मीन से चिपकी हुई है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, तो ये डस्ट जो होती है एटलीस्ट वो पोल्यूटेंट बाहर नहीं निकल पाते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द MOU बिटवीन इंडिया and SASEP SACEP for cooperation on oil and chemical pollution in the South Asian Seas region. What does SASEP stand for? SASEP का फुल फॉर्म क्या है? तो SASEP है साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कोऑपरेटिव याद रखिएगा, एनवायरनमेंट प्रोग्राम इन्होंने सब में दिया, इन्होंने जो सी वर्ड है उस पर फोकस किया, तो आप देखिए साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बाकी ऑप्शंस में क्या है? कंपैटिबिलिटी एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कनेक्टिविटी, कोर्सिव, ध्यान दीजिएगा, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम। मार्च 28 2018 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड द SASEP फॉर कोऑपरेशन ऑन ऑयल एंड केमिकल पोल्यूशन इन द साउथ एशियन सीज रीजन। SASEP का फुल फॉर्म है साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देखिए यहाँ हमारे बेसिक क्वेश्चंस खत्म होते हैं, अब हम चलेंगे हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स इन द सी वाटर ऑफ इंडिया, व्हाट कुड बी द कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ दिस फिनोमिना। तो ये बोल रहे हैं कि जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम है, जो हमने एल्गी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि समुद्र में जो एल्गी है वो बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से एक कंसर्न भी क्रिएट हो रहा है, तो उसके रीज़न पूछे जा रहे हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न। पहला है डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्चुरीज, ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, ऑलराइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एल्गी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है बिकॉज उनको वहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मानसून, इससे भी हो रहा है, और अपवेलिंग इन द सीज, इससे भी हो रहा है, ठीक है। तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स लीथल फॉर अ ह्यूमन बीइंग एंड मरीन इकोसिस्टम अलाइक आर स्टेडीली इंक्रीजिंग इन द इंटेंसिटी इन इंडियन वाटर्स, अपवेलिंग द formation of mud banks, nutrient discharges from estuaries and runoff from the land during the southwest and northeast monsoon, ये algal blooms का रीज़न बन जाते हैं coastal areas में। As per the solid waste management rules 2016 in India, which of the following statement is or are correct? Waste generator has to segregate waste into 5 categories. अब बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की, उसके हिसाब से क्या सही है ये आपको बताना है। वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, notified towns and all the industrial townships only. The rules provide for extract and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities. It is mandatory on the part of waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to another district. ठीक है, तो ये इनमें से आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो इनमें से देखिए थर्ड वाला सही है, द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये गलत क्या हो गया, वेस्ट जनरेटर को सेग्रीगेट करना होगा 5 कैटेगरीज, ये सब नहीं है। इसमें से सही स्टेटमेंट जो है वो ये है कि ये जो रूल्स हैं ये एग्जैक्ट और इलेबोरेटिव क्राइटेरिया बताएंगे आपको कि कौन सी साइट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है लैंडफिल्स के तौर पे यूज़ करने के लिए और वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को लाने के लिए। सो देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया प्रोवाइड फॉर द एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। तो इसमें कुछ उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया नहीं है। एनीवेज आगे देखते हैं, एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 वॉज मेनली स्पेयर्ड ओवर। एशियन ब्राउन क्लाउड ये कहाँ फैला हुआ था, तो ये था साउथ एशिया में। Asian brown cloud mainly spread over South Asia due to pollution. A detailed report was published on this in 2007. Brown clouds are formed due to air pollution and spread over a particularly South Asian region during the January-March. Brown clouds consist of approximately 85% of aerosol.
इसमें सल्फेट भी होता है, ब्लैक कार्बन भी होता है और कुछ और डेडली केमिकल्स भी होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. Significantly, change in the solar radiation in India and China, uneven atmospheric temperature and change in the monsoonal rainfall pattern, ये भी ब्राउन क्लाउड्स का कारण बनते हैं. ठीक है, तो ये 2007 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी. एशियन ब्राउन क्लाउड जो इशू है जो ये आया था, ये 2002 का है. In the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and injection of sulfate aerosol into the stratosphere? तो ये बोल रहे हैं कि इनमें से आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स किसके कॉन्टेक्स्ट में डू सम ऑफ द साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज़ ऑफ सिरस क्लाउड थिनिंग. सिरस क्लाउड जो है उनकी थिनिंग के लिए थिनिंग टेक्निक और सल्फेट एरोजोल का इंजेक्शन स्ट्रेटोस्फीयर में देना है, इसके लिए किस रेस्पेक्ट में बात हुई है. ठीक है, तो ये क्यों करना है? बिकॉज क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन्स इन सम रीजन्स, नहीं उसके लिए ज़रूरत नहीं है. रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उसके लिए ये हेल्प नहीं करेगा. रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन द अर्थ, वो भी नहीं है. रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर. रीजनिंग इसकी हम देख लेते हैं. फॉर रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग जियो इंजीनियरिंग सोल्यूशंस हैव बीन सजेस्टेड बाय द साइंटिस्ट. अब ये दोनों क्या हैं? जियो इंजीनियरिंग सोल्यूशंस हैं कि सिरस क्लाउड को थिनिंग करना और साथ ही साथ सल्फेट एरोजोल का इंजेक्शन दे देना. अब ऐसा तो नहीं है ना नॉर्मल जैसे हम इंजेक्शन लेने जाते हैं वैसे ही क्लाउड को इंजेक्शन लगा दिया, तो इसलिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के जियो इंजीनियरिंग के सोल्यूशन है बेसिकली. तो इसमें क्या है कि इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल्स वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर इज मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड आइडियाज़. सल्फेट एरोजोल पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस क्या फ़ायदा होगा इनको डालने का? तो भाई ये जो सल्फेट एरोजोल पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं किसके? सनलाइट के. And it has been shown through various climate models कि even if 1% of current incident solar radiation is reflected back in the space, a very significant amount of temperature rise on earth can be offset. ठीक है, तो सल्फेट एरोजोल पार्टिकल्स पहले तो आप ये देख ली रीजनिंग क्या हो सकती है, कभी कभी असर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है. तो ये जो सल्फेट एरोजोल के पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं सनलाइट के. क्या करते हैं ये? अगर इनके इंजेक्शन की बात क्यों चल रही है, क्योंकि अगर इनको इंजेक्ट कर दिया जाता है तो ऊपर से स्ट्रेटोस्फेयर से ही बहुत सारी जो सनलाइट है वो वापस जा सकती है. क्योंकि जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये मतलब दिखाया गया इन मॉडल्स में, ये शो किया गया है कि अगर 1% भी एटलीस्ट 1% सोलर रेडिएशन को भी हम वापस रिफ्लेक्ट करने में कामयाब हो पाते हैं तो जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो जो सिग्निफिकेंट राइज हो रही है वो कहीं ना कहीं हद तक कम हो सकता है. दूसरा है इंस्टेंटली कूलिंग द प्लैनेट इज़ द यूज़ ऑफ सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक. तो पहला तरीका तो ये हो गया सल्फेट एरोजोल वाला. दूसरा तरीका है ये कूलिंग द प्लैनेट इज़ द यूज़ ऑफ सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक. अब ये क्या है? दीज क्लाउड्स आर कंपोज मेनली ऑफ आइस क्रिस्टल्स. इनमें क्या होता है, जो सिरस क्लाउड्स होते हैं इनमें मेनली क्या है? आइस क्रिस्टल्स हैं एंड दे हैव ग्रीन हाउस प्रॉपर्टी. तो ये क्या करते हैं, ये सोलर रेडिएशन को दे लेट द सोलर रेडिएशन पास थ्रू एंड रीच द सरफेस. ठीक है, अब सिरस क्लाउड की जो बेसिकली प्रॉपर्टी है उसको आप क्या बोल सकते हो कि भाई इनके अंदर आइस क्रिस्टल्स होते हैं और ये बहुत अच्छे ग्रीन हाउस कवर के तौर पे ये काम करते हैं. पूरी ग्रीन हाउस प्रॉपर्टी ऊपर क्रिएट हो चुकी है. ऊपर से सनरेज आ रही हैं, ये क्या कर रहे हैं? उसको स्पेस दे रहे हैं निकलने के लिए, लेट गो कर रहे हैं कि भाई आप आ जाओ, धरती पर पहुंच जाओ. तो सोलर रेडिएशन पास हो जाती है एंड इट reaches the surface but trap the higher wavelength infrared radiation emitted from the earth. अब होता क्या है कि वापस तो तुमने क्लाउड्स ने ऊपर, आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे ये क्लाउड्स बने हुए हैं, सो दे आर लेटिंग इन दिस सोलर रेडिएशन, इसको तो आने दे रहे हैं लेकिन यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है उसको ब्लॉक कर रहे हैं. ठीक है, यही तो होता है ना ग्रीन हाउस में भी. अगर आपने फील्ड्स देखे हो जहाँ ग्रीन हाउस का यूज़ करके एग्रीकल्चर किया जा रहा है, खासकर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाया जा रहा है, उनमें क्या होता है? ट्रैपिंग हो रही है. ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये आने दे रहे हैं सोलर रेडिएशन को, इट कैन कम, बट यहाँ से वापस नहीं जाने दे रहे हैं. सो देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द हीटिंग. तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी आपने नोटिस किया होगा जब भी बादल होते हैं, हम नॉर्मल अपनी भाषा में बोल रहे हैं ना, बादल हो गए हैं बाहर, तो क्या होता है जब क्लाउड्स होते हैं ऊपर तो गर्मी बढ़ जाती है. दर इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूमिडिटी, उमस जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाती है. वाई? बिकॉज ट्रैप हो रही है हीट. अगर ये क्लाउड्स रिड्यूस हो जाएं, कैसे? कुछ इंजीनियरिंग के माध्यम से, जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से, तो क्या होगा कि जो आईआर रेडिएशन अर्थ से वापस जा रही है
उसको स्पेस में जाने का मौका भी मिल जाएगा, तो जो हीट यहाँ पे इकट्ठी हो रही है वो कम हो जाएगी, एंड अलाउइंग सम हीट टू डिसिपेट एंड हैंस कूल द प्लैनेट। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है। अब इसको आराम से हमने इसलिए ही डील किया क्योंकि ये दोनों आपके दिमाग में बैठ जाए कि भाई सल्फेट क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, वापस भेज देगा वहाँ से। तो ऑलरेडी नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं तो नीचे आ ही नहीं पा रहा है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये है कि भाई आ तो गया सिरस क्लाउड्स की वजह से, क्योंकि अब क्लाउड्स की फॉर्मेशन तो आप नहीं रोक सकते, सिरस क्लाउड्स की वजह से वापस आ गया। और ये मेनली क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस का ये इफेक्ट का काम कर रहे हैं, एक पूरा प्रॉपर्टी एक बन गई है ग्रीन हाउस की, बट यहाँ से वापस नहीं जाने दे रहे, तो यहाँ पे ट्रैपिंग ऑफ हीट हो रही है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, इनको किसी भी तरीके से जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से अगर थिन कर दिया जाए तो जो आईआर रेडिएशन है वो स्पेस में वापस जा सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मैंशनड। पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन टर्म का यूज़ किस लिए होता है, तो इसका होता है वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के लिए। ठीक है, रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं होगा, नेचुरल गैस के लिए नहीं होगा, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स के लिए भी नहीं होगा। वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के लिए पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन का जो मेथड है वो यूज़ किया जाएगा। सो लाइक इंसिनरेशन, प्लाज्मा पायरोलिसिस एंड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजीज भी थर्मल प्रोसेस होती हैं जो कि हाई टेम्परेचर्स को यूज़ करती हैं टू ब्रेक डाउन द वेस्ट। प्लाज्मा गैसिफिकेशन सिस्टम फैसिलिटीज सेफ डिस्पोजल ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कि ग्लास, मेटल्स, इनको भी मिनिमाइज किया जा सकता है स्लैग में। इन प्लाज्मा पायरोलिसिस द मोस्ट लाइकली कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इंक्लूड कार्बोनेशियस मैटर। प्लाज्मा पायरोलिसिस में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हो जाएंगे वो क्या हैं, कार्बोनेशियस मैटर, देन मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड and water molecules. The product gases recovered has calorific and commercial values. जो ये product gases निकल रही हैं इनमें इनका कोई calorific और commercial values भी होती हैं। ये gases जो हैं वो heat ये source के तौर पे यूज़ की जा सकती हैं या fuel के तौर पे यूज़ की जा सकती है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है तो हाइड्रोजन से आजकल आप देख रहे हैं बसेस चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हाइड्रोजन रन हो जाती हैं। सो दीज गैसेस कैन बी ऑफ ग्रेट यूज़ ऑल्सो। नीति आयोग ने अपने जो 3 साल का एक्शन एजेंडा निकाला था 2017 से 20 का, they has also assessed the benefit cost ratio of thermal pyrolysis and plasma gasification as waste to energy technologies. नेक्स्ट देखिए, assertion reasoning का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग विंटर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली रीचेज टू द मैक्सिमम, कंबशन प्रोसेस इन मोटर व्हीकल्स इंक्रीजेज ड्यूरिंग द विंटर। तो देखिए ए तो सही है, विंटर्स में अभी वाला जो टाइम है यहाँ से लेके आप दिवाली के और 15-20 दिन तक जो दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, इट इज़ एज अ मैक्सिमम लेवल। तो कोल्ड एयर रिलेटिवली हैवी होती है वार्म एयर से, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा अब अगर हैवी है तो क्या रहेगा, नीचे रह जाएगा। वार्म एयर हैवी है तो ऊपर चली जाती है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स, जो पोल्यूटेंट्स और जो एनवायरनमेंट डर्ट होती है, दे एक लेयर बना लेते हैं सरफेस के ऊपर इन द एटमॉस्फेयर। और ये क्योंकि और नीचे क्या है, कोल्ड एयर भी है और उसी पे वो लेयर जो है वो मतलब एक लेयर बनी हुई है उसी के पास, क्योंकि वो ऊपर तो नहीं जा पा रही, फेंक नहीं पा रही है। तो इसकी वजह से जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ जाता है। और दिल्ली में ही स्पेसिफिकली क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए इस समय पुआल जलने का भी टाइम है, तो आसपास के जो राज्यों से पुआल जलाया जाता है, इसीलिए हर साल बोलते हैं कि पुआल जलाने के लिए उनके अलग अलग मेथड्स उनको कर रहे हैं कि मत जलाओ भाई, उसी में उसको स्ट्रेन डाउन कर दो। सो ये हो गया। फिर उसके बाद दिवाली पर जो क्रैकर्स हुए, ये सब चीज़ें ऐड ऑन करते हैं। सो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाता है, बट रीज़न इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज कंबशन प्रोसेस जो मोटर व्हीकल्स में होती है वो बेसिकली डिक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ नहीं होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर एयर पोल्यूटेंट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और रेडॉन गैस। इंडोर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सो रेडॉन एक कलरलेस, अडरलेस और रेडियो एक्टिव गैस है, तो ये जो है दिस इज़ इंडोर। अब बिल्कुल भावनाओं में बह के एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगा देना है ना, कि बस मुझे तो आता है लगा के आया हूँ सही है, और पेपर में बाहर आके 2 लोगों से डिस्कस किया, फिर वो आपको क्या करेंगे, दे विल पॉइंट आउट कि भैया दीदी जो भी आप हैं, इंडोर एयर पोल्यूटेंट पूछा है, ठीक है। और ये देखिए आप मजाक लग रहा होगा, बट ये बात सच है। इस तरह की बहुत छोटी छोटी मिस्टेक जो होती है ना, वो हमें एग्ज़ाम से दूर कर देती हैं। बहुत छोटी मिस्टेक है ये, बट आपने क्या किया, नहीं ध्यान दिया, ओ शिट, बाद में आके याद आया। तो वो ओ शिट नहीं होना चाहिए, ठीक। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको इसीलिए बार बार मल्टीपल रिवीजन करने के लिए मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मैंने पॉइंट आउट भी किया है यहाँ पे। दिस इज़ इंडोर एयर पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं,
लेकिन इंडोर एयर पोल्यूटेंट कौन है? तो बिल्कुल भावनाओं में नहीं बहना है। क्या लगाना है आपको? रेडॉन गैस। रेडॉन क्या है? रेडॉन एक कलरलेस, अडरलेस, रेडियो एक्टिव गैस है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप पोल्यूशन के अंदर जी रहे हो। अब ये कहाँ से हो रही है? इट अकर्स नेचुरली फ्रॉम द सॉइल एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। रेडॉन गैस इज हेल्थ हजार्ड, इट कॉजेज लंग कैंसर ऑल्सो। सिगरेट स्मोक कंटेन्स, सिगरेट स्मोक में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन, डाइऑक्सीसिन एंड बेंजीन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सिगरेट स्मोक कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, आर्सेनिक, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजीन। इसमें निकोटीन भी होता है माइन्यूट क्वांटिटी में। ठीक है, तो सिगरेट्स जो द पीपल हु स्मोक सिगरेट वो क्या इनहेल कर रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, आर्सेनिक, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजीन एंड एटसेट्रा में, तो फिर आप समझ लीजिए। और फिर एक्सेल भी कर रहे हैं, तो जो नहीं पी रहा है उसको भी तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई जो भी पी रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, लेड इंजेस्टेड और इनहेल्ड इज़ अ हेल्थ हैजार्ड। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि लेड को आपने किसी फॉर्म में लिया, इंजेस्ट किया हो या इनहेल किया हो, वो एक हेल्थ हैजार्ड है। आफ्टर द एडिशन ऑफ लेड टू पेट्रोल हैज़ बीन बैंड, वॉट स्टिल आर द सोर्सेज ऑफ लेड पॉइजनिंग। अब पहले क्या होता था? लेड को पेट्रोल में मिलाया जाता था, ब्लेंडिंग की जाती थी, बट बाद में ये बंद हो गया। तो अभी भी लेड पॉइजनिंग के और सोर्सेज क्या रह गए हैं? स्मेल्टिंग यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि जो लेड स्मेल्टर्स होते हैं वहाँ तो यूज़ हो ही रहा है। पेन्स एंड पेंसिल्स, देखिए पेन्स एंड पेंसिल्स में बेसिकली ग्रेफाइट का यूज़ होता है, या पेंसिल्स में बेसिकली पेंट्स में लेड यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो आजकल जो हम जिनको स्मार्ट पेंट्स बोल रहे हैं, इनमें लेड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इंडोर पोल्यूशन में भी कहीं ना कहीं रह रहे हैं। जो हम रेडॉन की बात कर रहे थे, इसी तरीके का एक और पोल्यूशन है जो इंडोर है। अब इसमें ही क्या होता है, आई हैव सीन पर्सनली ऑल्सो, और आप सबको भी पता होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, दे यूज़ टू ईट दिस नो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और समथिंग। तो आप क्या कर रहे हो? आप डायरेक्टली इंजेस्ट कर रहे हो ना। आजकल तो ज़्यादातर जो पेंट्स हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है? वी आर इंजेस्टिंग ऑल्सो, और नॉर्मली एयर में है तो इनहेल कर रहे हैं हम। वो तो अब जैसे भी पॉसिबल हो कम कम किया जाए तो ठीक ही है, बट इंजेक्शन भी हो रहा है इसका। फिर हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स, देखिए हेयर ऑयल्स और कॉस्मेटिक्स में लेड तो नहीं है हर हेयर ऑयल कॉस्मेटिक्स में। कॉस्मेटिक्स के कुछ प्रोडक्ट्स में होता है, बट लाइक क्या बोलेंगे उसको, लिपस्टिक्स में रहता है। ठीक है, बट ज़्यादातर इनमें माइक्रो बीड्स जो हमने अभी पहले बात की थी, जो मरीन पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनमें रहता है। सो आंसर हो जाएगा इसका 1 and 3 आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। 1, 3, 4 होता तो मे बी आंसर वो हो सकता था, बिकॉज कॉस्मेटिक्स के कुछ प्रोडक्ट में ये मिल जाता है। बट आंसर जो इन्होंने सेट किया है ये आंसर्स, उसमें से 1 और 3 आंसर हो जाएगा। लेड इज़ द कॉमन एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। Children living near factories that process lead, such as lead smelters, have been found to have unusually high blood lead levels. Some lead compounds are colorful and are widely used in paints, and lead paint is a major route of lead exposure in children. Except these, soil, water, lead containing products, bullets are other sources of lead. Hence, option B is correct answer. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में एयर पोल्यूटेंट है, लिस्ट 2 में पार्ट अफेक्टेड है। एस्बेस्टस, डस्ट, लेड, देखिए डस्ट है, अगर नहीं भी आ रहा है तो इस तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादा कहाँ करती हैं? लंग्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, लेड, मर्करी एंड देखिए लेड से तो होगा आपका ब्रेन। ठीक है, और मर्करी आपके स्टमक को अफेक्ट कर रही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये क्या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, तो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। सो एस्बेस्टस एक पॉइजनस मटेरियल है हुज डस्ट कुड कॉज लंग कैंसर। लेड अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो इनडायरेक्टली तो ये वहाँ तक भी जा रहा है। फिर मर्करी की बात करें तो ह्यूमन स्टमक को अफेक्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्प्लेस कर देता है ऑक्सीजन को ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम से एंड लीड टू पॉइजनिंग। Match list 1 with list 2 and select the correct answer again. Pollutants and the effects. Carbon monoxide
देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उसके बाद सॉइल पार्टिकल्स एंड लेड। ठीक है, तो देखिए सॉइल पार्टिकल से तो आपको ज़्यादा धूल आ जाती है तो क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, लेड जो है आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। ऑलराइट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये कैंसर कॉजिंग होते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड से लिवर और किडनी डैमेज होती है। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। स्टील इंडस्ट्री से कौन से पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं? स्टील इंडस्ट्री से क्या रिलीज होता है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन है ये मेन कंपोनेंट किसके हो जाते हैं? एसिड रेन के। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस पोल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमने देखा है कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, गाड़ियों से, और क्या करता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ मिल जाता है। तो क्वेश्चन क्या था? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज बाय द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। ओके, तो देखिए आंसर है इसका डी, सारे ही निकलते हैं। स्टील फर्नेस में कोक जो है वो रिएक्ट करता है आयन के साथ, आयन ओर के साथ, रिलीजिंग आयन एंड जनरेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। तो स्टील फर्नेस में क्या है, जो कोक है वो किसके साथ रिएक्ट किया? आयन ओर के साथ। इससे रिलीज़ क्या होता है? आयन रिलीज़ होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी रिलीज़ होती हैं। ड्यू टू द यूज़ ऑफ कोल, पोल्यूटेंट्स सच एज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर ऑल्सो रिलीज। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सफ़र फ्रॉम द एसिड रेन्स? कौन कौन सी कंट्रीज़ में एसिड रेन, कौन कौन सी कंट्रीज एसिड रेन की वजह से सफ़र कर रही हैं? सो आंसर इज़ बी, फ्रांस एंड कनाडा एंड नॉर्वे। सो कनाडा एंड नॉर्वे सबसे ज़्यादा करती है। नोटेबली सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिटेड बाय फैक्ट्रीज इन यूके एंड जर्मनी, ये नॉर्वे और स्वीडन को भी अफेक्ट करती हैं थ्रू एसिड रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसीव मोस्ट एसिड रेन? नॉर्वे। कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। Which of the following which of the above given emission or emissions from coal combustion at thermal, which of the given above is or are emissions from coal combustion at thermal power plants? तो इनमें से जो हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? सारे ही हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। कोल कम्बशन प्लांट जो थर्मल पावर प्लांट में जो होता है, मतलब सॉरी, जो थर्मल पावर प्लांट से कोल कम्बशन होता है उससे क्या क्या रिलीज़ हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, तीनों ही इसमें से होते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 अगेन। फिनोमिनन एंड कंपाउंड: एसिड रेन, फोटोकेमिकल स्मॉग, कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देखिए कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन बहुत बार आपने पढ़ लिया, अब नहीं भूलना चाहिए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। फोटोकेमिकल स्मॉग किस वजह से होता है? ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की वजह से होता है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किसकी वजह से होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स एंड एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, इसकी वजह से एसिड रेन हो रहा है। In the context of proposals to the use of hydrogen enriched CNG (HCNG) as fuel for buses in public transport, consider the following statements. The main advantage of the use of HCNG is the elimination of carbon monoxide emissions. Elimination की बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सट्रीम पे आ गया तो एक बार तुरंत आंसर लगाने से पहले थोड़ा रुकना है, सोचना है ऐसी चीज़ों में, ठीक है, कि क्या कंप्लीट एलिमिनेशन हो रहा है या उसकी मात्रा को कम किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, HCNG एज फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन, रिड्यूसेस, ठीक है, हो सकता है पॉसिबली। ये मैं आपको सिर्फ ये तरीका बता रही हूँ कि जब एग्जाम में करते हैं ना तो अभी क्या है, अभी हमारे सामने आंसर रहता है तो हमको लगता है नहीं नहीं बहुत ईजी है, ये सही है, ये गलत है, वहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आएँ जिसमें कोई एक्सट्रीम वर्ड का यूज़ किया गया है तो थोड़ा दिमाग को पॉज दीजिए, एकदम से सही मत कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा पॉज दीजिए, सोचिए कि एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, तो अब आप अपना जो भी आपने पढ़ रखा था अभी तक वो सारा दिमाग अपना लगाइए और तब आंसर करिए। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन अप टू 1/5 by volume कैन बी ब्लेंडेड विद CNG एज फ्यूल फॉर बसेस।
ठीक है, ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है, उस समय इस बारे में आया होगा, पक्का आपने पढ़ा है। HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG। इसके बारे में नहीं कुछ कह सकते कि मतलब ये जो उस टाइम में पे आपके लिए आर्टिकल्स आए होंगे उसमें पक्का होगा ये चीज़, बट अभी आपको उसके लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम से आंसर नहीं लगाना। आंसर क्या है, आंसर इसका 2 और 3। हम इसकी रीजनिंग देख लेते हैं। कंपेयर टू द कन्वेंशनल CNG, यूज़ ऑफ HCNG जो कि एक ब्लेंड होता है हाइड्रोजन और CNG का, इससे एमिशन कम हो सकता है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ये एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है। इट विल नॉट एलिमिनेट कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन, तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाता है गलत। मोर ओवर HCNG एज फ्यूल रिड्यूसेज द CO2 एंड हाइड्रोकार्बन्स emission. Hydrogen up to 1/5 by volume can be blended with CNG as fuel for buses. Statement 3 भी सही हो गया. However, HCNG is not cheaper than CNG, मतलब थोड़ा महंगा ही रहता है. So statement 4 is incorrect. Concerning the fly ash produced by the power plants using coal as fuel, which of the following statement is or are correct? Fly ash के बारे में आपको बताना है. Fly ash कहाँ से निकल रहा है, जो कि पावर प्लांट से निकलता है। मतलब ऐसे पावर प्लांट जहाँ पे कोल का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे उस कंटेंट में फ्लाई ऐश का ज़्यादा रिलीज़ होता है। हम बोलते हैं ना कि गुड क्वालिटी ऑफ कोल एंड बैड क्वालिटी ऑफ कोल, तो ज़्यादातर क्या होता है, जो लो क्वालिटी ऑफ कोल यूज़ करते हैं तो फ्लाई ऐश का कंटेंट ज़्यादा रहता है। अब फ्लाई ऐश को आप यूज़ किस किस में कर सकते हो, इसके बारे में ये क्वेश्चन बनाया गया। फ्लाई ऐश कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग द कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही बात है, फ्लाई ऐश को इस तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है। फ्लाई ऐश कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कॉन्क्रीट। बिल्कुल किया जा सकता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स। देखिए टॉक्सिक एलिमेंट्स तो होते हैं क्योंकि ये कोल जो क्या बोल रहे हैं, कोल एज अ फ्यूल जहाँ पे यूज़ हो रहा है उन पावर प्लांट्स में, वहाँ से ही रिलीज़ होता है। टॉक्सिक एलिमेंट्स तो हैं। डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट, तो देखिए अब कहाँ से निकल रहा है, पहले तो आप ये देखिए ना। आपको ये नहीं भी पता है कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो एटलीस्ट आप इतना तो उस समय बैठ के सोच सकते हैं कि भाई ये निकल रहा है कहाँ से, पावर प्लांट से, जहाँ पे हम ऑलमोस्ट लो क्वालिटी ऑफ कोल का यूज़ कर रहे हैं। तो टॉक्सिक एलिमेंट्स तो रिलीज़ होंगे ही, कौन से निकल रहे हैं हो सकता है ना पता हो, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है। डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स, सो इट डज कंटेन सम टॉक्सिक एलिमेंट्स। आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2। फ्लाई ऐश इज़ वन ऑफ द कोल कंबशन प्रोडक्ट्स कंपोज ऑफ द फाइन पार्टिकल्स दैट आर ड्रिवन आउट ऑफ द बॉयलर विद द फ्लू गैसेज। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि बॉयलर से रिलीज होते हैं फ्लू गैसेस के साथ। फ्लाई ऐश को यूज़ किया जा सकता है ब्रिक्स बनाने के लिए। मोस्ट कॉमन यूज़ क्या है फ्लाई ऐश का, कि आप उसको पोर्टलैंड सीमेंट से रिप्लेस कर सकते हो, मतलब उस सीमेंट की जगह इसका इस्तेमाल कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये यूज़ भी हो जाएगा और इसका जो एनवायरनमेंट में जाने से मतलब इसको कम भी किया जा सकता है, इसका जो रिलीज़ है उसको। द मोस्ट कॉमन यूज़ इज़ पोर्टलैंड सीमेंट, SiO2, Al2O3 एंड ओकेजनली CaO। ये मेन केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फ्लाई ऐश में होते हैं। इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ इसमें क्या और होता है, इसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कि लेड, आर्सेनिक एंड कॉपर पार्टिकल्स। ठीक है, तो टॉक्सिक एलिमेंट्स मिल गए, तो स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट। अब ये जैसे ये फिर से आगे ना एक्सट्रीम की जो मैं अभी बात करी थी, डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट, दिस इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ऑल टॉक्सिक नहीं है तो फिर हम उसको मतलब फ्लाई ऐश के लिए इतनी सारी चीज़ें उपाय क्यों किए जा रहे हैं, नहीं है तो फिर रहने दो, नॉर्मली यूज़ कर लो उसको। ठीक है, डस्ट का ही पोल्यूशन तो होगा, बाकी क्या होगा, बट फ्लाई ऐश क्या है, इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न दीज डेज। तो कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है, बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स तो उसमें होगा ही 100%, तभी तो वो कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन और फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन। बेंजीन पोल्यूशन का एक्सपोजर किस किस से होता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, टोबैको स्मोक से, वुड बर्निंग से, वार्निश्ड वुडन फर्नीचर एंड यूजिंग द प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथिन। सो सब में से ही होता है। बेंजीन एक केमिकल होता है जो कि कलरलेस होता है और लाइट येलो, या तो कलरलेस रहेगा या बहुत ही लाइट येलो रहता है लिक्विड के तौर पे, कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पे। बेंजीन इज फॉर्म फ्रॉम बोथ नेचुरल प्रोसेसेस एज वेल एज द ह्यूमन एक्टिविटीज़। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि ये इवेपोरेट हो जाता है बहुत ही जल्दी। ठीक है, बहुत ही जल्दी एयर में इवेपोरेट हो जाता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग एंड यूजिंग द वार्निश्ड वुडन फर्नीचर एंड प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथिन, ये सब रीजंस होते हैं बेंजीन पोल्यूशन के लिए।
तो बेसिकली इनके बीच में तो हम रहते ही हैं नॉर्मली, है ना. Improper handling and storage of cereal grains and oilseed result in the production of toxins known as aflatoxins, which are not destroyed by the normal cooking process. Aflatoxins are produced by, देखिए अगर आपने सीरियल ग्रेन्स को या ऑयल सीड्स को अच्छे से नहीं रखा है तो उस पर कुछ कुछ मोल्ड्स जनरेट हो जाते हैं ना, बहुत बारी. अब वो जो मोल्ड्स होते हैं, भले आप उसको बाद में आप किसी भी तरीके से, लेट्स से एक प्रोसेस होती थी पहले कि जब गेहूँ पिसवाया जाता था तो गेहूँ को धो लिया, धोने के बाद सुखा लिया. बट कभी कभी क्या होते हैं कि मान लीजिए उस गेहूँ में किसी तरीके का कोई मोल्ड लग गया, बहुत आपने मॉइस्चर के टाइम पे, अभी जैसे बरसात हुई उस टाइम पे उनमें मोल्ड्स लग गए किसी भी तरीके के, और उनको धोने वोने से भी वो नहीं निकल रहे, मतलब आपके नज़र में वो देखने में साफ़ हो गया बट वो नहीं निकलते हैं, और वो खाने के साथ आपके मतलब यू कंज्यूमिंग इट, ठीक है. या ऑयल सीड्स में लग गया तो ऑयल सीड में लग गया, उसके बाद आपने धूप वूप दिखा दिया उसको, उसका तेल भी निकलवा लिया. अब वो तेल के थ्रू तो आपकी चेन में आ रहा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस से तो वो डिस्ट्रॉय. अब रोटी बनाने के लिए आप उसको तवे पे उस आटे की रोटी डाल रहे हैं तो आपको ये लगे कि नहीं गैस से वो मतलब हीट लगने से वो सब हट रहा है, नहीं हटता. तो ये पूछ रहे हैं कि वो जो एफ्लाटॉक्सिन्स हैं वो प्रोड्यूस किससे हो रहा है, बेसिकली क्या वो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है. अब देखिए एलिमिनेशन बहुत ईजी हो सकता था अगर आप इसको, मतलब देखिए कहने का मतलब ये है कि क्या लगता है खाने में आपको क्या होता है, फफूंदी जिसको हम बोलते हैं, फफूंद, राइट. जनरली हमारा टर्म क्या होता है कि भाई कुछ वाइट वाइट सा हो गया, भाई फफूंद लग गया किसी चीज़ में. जनरली आप देखोगे अचार में या बहुत लंबे से ऐसे मॉइस्चर के टाइम पे आपके घरों में जो भी स्टोरेज होते होंगे. हम लोग तो रूम्स, स्टूडेंट्स जो रूम की लाइफ में रहते थे नहीं ध्यान दे रहे हैं, किसी भी चीज़ में क्या हो रहा है आपके कुछ फफूंद लग जा रहा है, कीड़े हो रहे हैं. तो ये क्या होता है, जो फफूंद इस तरह की होती है, जो मोल्ड होता है, ये बेसिकली मोल्ड्स रहते हैं, है ना, फंजाई इनको बोलते हैं. और ये ग्रो होते हैं किस में, सॉइल में, डिकेइंग वेजिटेशन में, ख़राब हो रही है सब्ज़ी, ग्रेन्स अगर डिके हो रहे हैं तो उनमें ये लग जाता है. और ये रेगुलरली अगर आपने इम्प्रॉपरली स्टोर किए हैं ये सारी चीज़ों को तो उसमें लगने के चांसेस जल्दी होते हैं, ठीक है. स्टेपल कमोडिटीज़ जैसे कि कसावा, चिली पेपर, कॉर्न, कॉटन सीड, मिलेट, पीनट्स, राइस, व्हीट, इन सब में ये लगता है. तो ये क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं जो कि मोल्ड से प्रोड्यूस होते हैं, विच ग्रो इन द सॉइल. अब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस तो खाने पीने की चीज़ों में नहीं लगते ना नॉर्मली, ये तो ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है. तो एलिमिनेशन ऐसे हो सकता है अगर आप ध्यान दें तो, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस टू चेक एयर पोल्यूशन. नॉट एन इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस की बात हो रही है एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए. तो बैक फिल्टर है, साइक्लोन सेपरेटर है, साइक्लोन कलेक्टर है, साइक्लोन डिवाइडर नहीं है. साइक्लोन डिवाइडर एयर पोल्यूशन चेक करने के लिए नहीं होता. फिल्टर बैग्स यूज़ किए जाते हैं टू फिल्टर द पोल्यूटेंट पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 50 माइक्रोमीटर साइज. साइक्लोन सेपरेटर और कलेक्टर ये यूज़ किया जाता है ऑफ टू फिल्टर द पार्टिकल्स ऑफ मोर देन 50 माइक्रोमीटर साइज. तो लेस देन 50 माइक्रोमीटर के लिए बैक फिल्टर, और साइक्लोन सेपरेटर और कलेक्टर जो होता है मोर देन 50 के लिए यूज़ होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स आर करेक्ट. ये हेरिडिटरी चेंजेस लेके आते हैं एनिमल्स में, ये डिसबैलेंस क्रिएट करते हैं अमंग द डिफरेंट मिनरल्स इन द सॉइल, इट हिंडर्स द ब्लड सर्कुलेशन एंड इट कॉजेज द कार्सिनोजेनेसिस. तो देखिए आंसर है इसका सी 134. हेरिडिटरी चेंजेस हो सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में भी मतलब प्रोसेस में भी दिक्कत आ सकती है, कार्सिनोजेनेसिस मतलब कैंसर कॉजिंग, तो ये भी हो सकता है. सो रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स हेरिडिटरी चेंजेस लेके आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन रोकते हैं, कार्सिनोजेनेसिस भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिसबैलेंस क्रिएट नहीं करते हैं मिनरल्स में, मतलब सॉइल में, सॉइल के मिनरल्स में कोई डिसबैलेंस क्रिएट नहीं करते हैं, ह्यूमन बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं. रिसेंटली ऑयल जेपर वॉज इन द न्यूज़, व्हाट इज़ इट. ये इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है फॉर द रेमिडिएशन ऑफ ऑयली स्लज एंड ऑयल स्पिल्स, ठीक है. तो बेसिकली यही है शायद इसका आंसर ए. यस, आंसर इज़ ए. बाकी ऑप्शंस में देख लेते हैं कैसे घुमा सकते हैं. ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि डेवलप की गई है फॉर द अंडर सी ऑयल एक्सप्लोरेशन. इट इज़ अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड हाई बायोफ्यूल यील्डिंग मेज वेराइटी. और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ किया गया है टू कंट्रोल द एक्सीडेंटली कॉज्ड फ्लेम्स फ्रॉम ऑयल वेल्स. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. एक्सटेंसिव रिसर्च एट द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी has resulted in the development of an easy and cost effective bioremediation process.
It has developed oil zephyr, which is a consortium of crude oil and oily sludge degrading bacteria, जो कि अलग अलग वेरी बैक्टीरियल कल्चर से डिराइव किए गए हैं, विच इज़ एग्जिस्टिंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट. तो ये एक इको फ्रेंडली टेक्निक है, मतलब अगर इसको यूज़ भी किया जा रहा है तो बाकी जो इन्वायरमेंट है उस पर इफेक्ट नहीं होगा इससे. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन IMO इज़ लोकेटेड इन, तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में. It is a specialized agency of UN. It is a global standard setting authority for the safety, security, and environmental performance of the international shipping. Its main role is to create a regulatory framework for the shipping industry that is universally adopted and implemented. The headquarters are in London. Concerning bio-toilets used by the Indian Railways, consider the following statements. The decomposition of human waste in their toilets is initiated by fungal inoculum. The ammonia and water vapor are the only byproducts or end products in this decomposition which are released into the atmosphere. देखिए, बायो टॉयलेट्स जो होते हैं जिसको डेवलप किया है DRDO ने, इसमें क्या होता है, कॉलोनी होती है एनारोबिक बैक्टीरियाज की, जो कि ह्यूमन वेस्ट को वाटर और कुछ और गैसेस में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली. ठीक है. The gases are released into the atmosphere and the water is discharged after the chlorination on the tracks. तो जो गैसेस है उसको तो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है और जो वाटर है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है क्लोरिनेशन के बाद, कि जो उसमें से क्लोरीन कंपोनेंट है उसको रिलीज़ करके उसको ट्रैक्स पे छोड़ दिया जाता है. तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत बोल रहे हैं कि फंगल इनोकुलम से नहीं है, एनारोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा है. और इकलौता ओनली एंड प्रोडक्ट इसमें अमोनिया और वाटर वेपर ऐसा नहीं है, वाटर रिलीज़ हो रहा है और साथ में कुछ और गैसेस भी रिलीज़ हो रही हैं. ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पोल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया? आर्सेनिक, सोबिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, यूरेनियम. देखिए, इसमें से आर्सेनिक मिलेगा, फ्लोराइड मिलेगा और यूरेनियम मिलेगा. वाटर पोल्यूशन एक मेजर एनवायरमेंटल इशू है इंडिया में. द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन इंडिया इज़ अनट्रीटेड सीवेज. ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम कंज्यूम किया जाता है बाय नियरली 85% ऑफ पॉपुलेशन. सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम हैज़ बीन फाउंड इन द टेस्टेड सैंपल ऑफ ग्राउंड वाटर इन पंजाब. नॉक नी सिंड्रोम. नॉक नी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, किस पोल्यूशन से होता है? सो नॉक नी सिंड्रोम होता है फ्लोराइड की वजह से. जब फ्लोराइड का लेवल 0.5 ppm से एक्सीड हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years, तो फ्लोरोसिस हो सकता है. एंड इट हैज़ द एफिनिटी फॉर कैल्शियम. एफिनिटी मतलब कि कैल्शियम को के साथ वो बाइंड कर सकता है. एंड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द बोन्स. कैल्शियम के, अब बोन्स में क्या है, कैल्शियम है, उसके साथ ये बाइंड करने की इसकी एफिनिटी होती है और ये एक्यूमुलेट कहाँ हो रहा है, फिर उसके साथ ही साथ धीरे धीरे करके बोन्स में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से बोन्स में पेन शुरू हो जाता है, जॉइंट्स में. एंड आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग्स, जिससे जो आउटवर्ड बेंडिंग होती है बाहर की तरफ, जो नीज़ के थ्रू हम करते हैं फ्रॉम द नीज़, जिसको नॉक नी सिंड्रोम बोलते हैं. मतलब अब ये वो पॉसिबल नहीं हो पाती है. बेसिकली बाहर की तरफ जो मतलब आपका जो पैर है वो रिलीज़ हो जाता है, उसको बोलते हैं नॉक नी सिंड्रोम. ठीक है, घुटना आपका नहीं मुड़ पा रहा है अच्छे से. विच पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉक नी सिंड्रोम? फ्लोराइड. क्यों होता है, रीज़न. अब ये अगर असर्शन रीजनिंग में आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि भाई नॉकनी सिंड्रोम जो है वो फ्लोराइड से होता है. वाई? रीजनिंग में दे सकते हैं कि फ्लोराइड हैज़ मोर अफिनिटी टू कैल्शियम. सिंपल है, दोनों सही हो जाएंगे. ठीक है, तो ये इसकी रीजनिंग भी है, ध्यान दीजिएगा. सो द एसिड, नेक्स्ट देखते हैं. एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस इज इंक्रीजिंग. वाई इज़ दिस फिनोमिना कॉज ऑफ कंसर्न? तो ओशन का एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, मतलब उनका जो एसिड कॉम्पोनेंट है वो बढ़ रहा है. तो ये कंसर्न क्यों है? द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टॉन्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड. द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड. द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव phytoplanktons larvae will be adversely affected. The cloud seeding and the formation of clouds will be adversely affected. ठीक है, तो देखिए पहले तीन तो ठीक है. क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इफेक्ट होंगे ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से, वो सही नहीं है.
ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एसिड कंपोनेंट की तरफ बढ़ना, मतलब पीएच जो है वो कम हो जाना. It is caused by the intake of carbon dioxide from the atmosphere. The acidification of seawater would adversely affect the growth and survival of calcareous phytoplanktons, growth and survival of coral reefs, and survival of some plants and animals that are phytoplankton larvae. Euro emission norms are emission standards, and these represent a package setting limits for emission from a vehicle. Which of the following gases is covered under this? तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होता है, हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, लेड भी होते हैं, तो तीनों ही इसमें कवर हो गए हैं. यूरो एमिशन स्टैंडर्ड्स डिफाइन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स फॉर एग्जॉस्ट एमिशन ऑफ न्यू व्हीकल सोल्ड इन द यूरोपियन यूनियन. ये एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर, these are regulated for the most vehicle type. It is notable that European countries introduced Euro 1 standard in 1992. Significantly, Mashelkar Committee for National Auto Fuel Policy suggested implementation of Euro standard to control the pollution. Importantly, BS4 standard was implemented in India April 1st 2017 को, और अब तो BS6 भी आ गया, स्किप कर दिया था हमने BS5 को. To meet the Euro 2nd emission standards, what would be the sulfur content in the ultra low sulfur diesel? Ultra low, according to Euro 2 emission standard, जो सल्फर का कंटेंट है अल्ट्रा लो डीजल में वो कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 0.05% और उससे भी कम. यूरो नॉर्म्स प्लेस लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ एमिशन ऑफ गैस इन ऑटोमोबाइल्स. कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड. So Euro emission standard is pollution regulation applicable to all the automobiles in Europe. Euro norms place a limit on amount of emission of oxides of nitrogen, carbon monoxide, and all hydrocarbons. साथ ही साथ suspended particulate matter (SPM). In the cities of our country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index? एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने में इनमें से कौन सी गैसेस को सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन. तो देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिसमें से कि अगर हम इनमें से देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों ही इसमें आ जाएंगे. क्या क्या होते हैं? पर्टिकुलेट मैटर लेस देन 10, पर्टिकुलेट मैटर लेस देन 2.5, दो तो ये हो गए. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो तीनों हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं. इसके अलावा और ये PM 2.5 और PM 10 हो गए. इसके अलावा ओजोन, अमोनिया और लेड, ये 8 हैं जो कि होते हैं यूज़. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन ये मेजर किए जाते हैं ऑन द एवरेज ऑफ 8 आवर्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स आर मेजर्ड ऑन द एवरेज ऑफ 24 आवर्स. मतलब कि ये जो है ये 8 आवर्स के उस पर होता है, मतलब कि दिन में 3 बार होगा 24 घंटे में. और बाकी जो है 6 वो होते हैं 24 घंटे के आधार पे. मेजरमेंट यूनिट फॉर NO2 एंड ओजोन इज़ माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर. नोटेबली द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इशू हुआ था 17 अक्टूबर 2014 को एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा. ये जो इंडेक्स है इट यूजेस 1 नंबर, 1 कलर एंड 1 डिस्क्रिप्शन मेथड. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ था 2019 में. ओके, सो इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन जनवरी 2019. इसका एम था टू टैकल द एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री इन अ कॉम्प्रहेंसिव मैनर विद द टारगेट्स टू अचीव 20 to 30% रिडक्शन इन द PM10 एंड 2.5 कॉन्सेंट्रेशन बाय 2024, कीपिंग 2017 एज द बेस ईयर. तो इन्होंने 2017 को बेस ईयर रखा था और इस साल तक इनका जो टारगेट था वो ये था कि 20 से 30% रिडक्शन होना चाहिए पार्टिकुलेट मैटर में. Carbon monoxide emitted by vehicles which turn to carbon dioxide by the catalyst converter whose ceramic disc is controlled by. तो it is controlled by palladium. ठीक है.
ये बोल रहे हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो व्हीकल से रिलीज होता है उसको विच टर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में टर्न कर दिया जाता है कैटलिस्ट कन्वर्टर के यूज़ से, जिसकी सेरेमिक डिस्क को कंट्रोल किया जाता है पैलेडियम से। अब कैटेलिक कन्वर्टर क्या होता है? एक एमिशन कंट्रोल डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है टॉक्सिक गैसेस को और पॉल्यूटेंट्स को इन द एग्जॉस्ट गैस टू लेस टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स। कैसे? बाय कैटेलाइजिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन। द कैटलिस्ट इटसेल्फ इज मोस्ट ऑफन अ मिक्स ऑफ प्रीशियस मेटल। जो कैटलिस्ट है वो एक प्रीशियस मेटल का एक मिक्स है, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। ये दो ऐसे प्रेशियस मेटल हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स होते हैं वो उसको रिडॉक्स रिएक्शन के तौर पे, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। सॉइल पोल्यूशन इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एंटर इन द फूड साइकिल। तो ये बोल रहे हैं सॉइल पोल्यूशन ज़्यादा डेंजरस है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से, क्योंकि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो होते हैं वो फूड साइकिल में पहुंच जाते हैं डायरेक्टली। सो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। सॉइल पोल्यूशन ज़्यादा डेंजरस है बिकॉज आपकी फूड साइकिल में जाते हैं और फिर ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। हेंस बोथ ए एंड आर करेक्ट। विच मेगा सिटी ऑफ इंडिया जनरेट्स द लार्जेस्ट सॉलिड वेस्ट पर कैपिटा एनुअली? तो ये 2010 का क्वेश्चन है। उस समय मुंबई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, नहीं लेटेस्ट डेटा के हिसाब से मुंबई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, बट 2009-10 में दिल्ली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। ओके। Brominated flame retardants are used in many households products like mattress and upholstery. Why is there some concern about their use? देखिए, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स जो होते हैं, ये बोल रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, तो ये कंसर्न क्यों है? बिकॉज दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट। सही बात है। कंसर्न किस बात का? जो रह जाएगा, इसीलिए तो कंसर्न है। अगर कोई चीज़ यहाँ से डिकम्पोज हो जा रही है या चली जा रही है, वो कंसर्न का, आप सब्ज़ी लेकर आते हो, सब्ज़ी के छिलके कंसर्न नहीं होते ना, बट जिस पॉलीथीन में लेके आ रहे हो वो कंसर्न की बात है। वाई? बिकॉज पॉलीथीन डिग्रेड नहीं होने वाली। सब्ज़ी के छिलके तो आप नॉर्मली भी फेंक दोगे, चलो वो उसको आप कचरे में गिनोगे नहीं, क्योंकि वो बहुत कम टाइम लेगा और वो कहीं ना कहीं डिकम्पोज हो जाएगा। ऑलराइट, तो जो प्रॉब्लम जो देता है वो वही प्रोडक्ट देगा जो सस्टेन कर जाएगा। हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन, है ना। अब जैसे हम बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव, भाई 2 दिन अच्छा लग रहा है, 4 दिन अच्छा लग रहा है, उसके बाद दिक्कत होती है ना, बिकॉज वो जा ही नहीं रहा है। तो ये अतिथि भूतो भवा हो जाते हैं बेसिकली, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू गो। दे कैन एक्यूमुलेट इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, वो चिपक के ही रह जाएंगे। सो दे कैन एक्यूमुलेट इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। दोनों ही सही हैं। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स ये ऑर्गेनोब्रोमीन कंपाउंड्स होते हैं जिनका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है कंबशन केमिस्ट्री पे, एंड दे टेंड टू रिड्यूस द फ्लेमेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जिसमें वो हैं। ठीक है, तो उनकी जो फ्लेमेबिलिटी है उसको कम कर देते हैं। सम ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स आर आइडेंटिफाइड एज परसिस्टेंट, बायो एक्यूमुलेटिव एंड टॉक्सिक ह्यूमन्स और एनवायरनमेंट दोनों के लिए, एंड दे वर सस्पेक्टेड ऑफ कॉजिंग न्यूरो बिहेवियरल इफेक्ट। तो इससे क्या हो सकता है? चेंजेस किस में आ सकते हैं? न्यूरो बिहेवियरल इफेक्ट में चेंजेस आ सकते हैं, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एग्रीकल्चरल सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू द एनवायरनमेंट, कैटल रिलीजेस अमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट, एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू द एनवायरनमेंट। देखिए तीनों ही सही हैं। एग्रीकल्चर सॉइल से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलता है, कैटल जो है वो जब जुगाली करते हैं बेसिकली अमोनिया भी रिलीज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, और पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स रिलीज़ करती है एनवायरनमेंट में। सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन एग्रो सॉइल्स, प्लांट्स एब्जॉर्ब इट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं, जो सिंथेटिक नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स में, जैसे आप यूरिया डाल रहे हैं लेट से, तो उसमें भी आपके नाइट्रोजन कंपाउंड्स, या कोई भी आप फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में। अराउंड 33% आप जो भी डालते हैं, मान लो 100 क्वांटिटी में कोई डाल रहे, 33% एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसको रिलीज़ करते हैं एज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट सिस्टमेटिकली। तो ले किस फॉर्म में रहे हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में ले रहे हैं, और रिलीज़ किस फॉर्म में कर रहे हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्म में रिलीज़ कर रहे हैं। कैटल वेस्ट रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट एज अमोनिया, पोल्ट्री वेस्ट रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट एज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड, और ये सारी ही चीज़ें नाइट्रोजन पोल्यूशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। So when soil condition is favorable to denitrification and in that land huge amount of fertilizers are used.
व्हेन सॉइल कंडीशन इज़ फेवरेबल टू डीनाइट्रिफिकेशन, और उसी लैंड पे अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ कर देते हो देन लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज़ यूजुअली प्रोड्यूस फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड। अमोनिया एक कॉमन बाय प्रोडक्ट होता है एनिमल वेस्ट का इन लाइफ स्टॉक फीडिंग। ओके, ये वेस्ट से बात कर रहे थे। ओके, आई डोंट कम टू रिमेंबर। आई थिंक जुगाली जो वो करते हैं उसके टाइम पे धेन रिलीज हो रहा है या कोई एक प्रोडक्ट है। अमोनिया, NH3 नाइट्रेट, NO3 नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ये रिएक्टिव नाइट्रोजन के फॉर्म में कैटेगरी में आते हैं। लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री ये सोर्सेज होते हैं एमिशन ऑफ रिएक्टिव नाइट्रोजन के। सो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो जाता है। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन इन द फार्मिंग? क्रॉप रोटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, सॉइल फर्टिलिटी कंजर्व हो जाती है और साथ ही साथ सॉइल इरोजन भी कम होता है। सॉइल की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और ये बेनिफिशियल होता है क्रॉप यील्ड के लिए एंड वर्केबिलिटी ऑफ द सॉइल। देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड बाय द इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। वाई? नैनो पार्टिकल्स को लेके कंसर्न क्यों है? दे कैन एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट एंड कंटेमिनेट द वाटर एंड सॉइल। ठीक बात है, फूड चेन में भी आ सकते हैं ईजिली। नैनो पार्टिकल्स है ना, बहुत छोटे हैं, 10⁻⁹। दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए जब हमने पढ़ा था कि रेन वाटर का भी हम पढ़ रहे थे, तो वो लार्ज पार्टिकल्स को दबा सकता है पोल्यूटेंट्स के तौर पे। अब ये सब चीज़ें उसमें नहीं आएंगी, ठीक है। तो सारी ही चीज़ें इसमें आंसर सही हैं। ये फ्री रेडिकल्स के प्रोडक्शन को भी ट्रिगर कर सकते हैं। सो नैनो पार्टिकल्स पल्यूट द वाटर, सॉइल एंड एयर आफ्टर बीइंग रिसीव्ड बाय बैक्टीरिया। द होल फूड चेन कैन गेट अफेक्टेड। नैनो पार्टिकल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स। तो स्टेटमेंट 1 2 3 इसमें सही हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, डन। सो कंप्लीट हो गया पोल्यूशन वाला भी हमारा चैप्टर। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आप रिवाइज करते रहिए। देखिए जितने आपकी प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट होती जा रही है आप उसको रिवाइज करते जाइए। आप एट अ टाइम, अभी आप एनवायरनमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, आप जब भी पढ़ें आप इसको कंटिन्यूसली रिवाइज कीजिए। रिविजन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको बताया। तो कीप रिवाइजिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अभी आसपास, ठीक है, एक एग्ज़ाम नहीं है। हो सकता है आप लोग सारे एग्ज़ाम्स ना दे रहे हो, बट जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो बट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो रिविजन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रिपरेशन। आपका रिविजन कम है, आप छोटी छोटी गलतियाँ, मिस्टेक्स देखिए करके ही आएंगे। मैं ऐसा नहीं है कि आप भी नॉर्मल ह्यूमन ही हैं, ठीक है। तो वो मिस्टेक्स होती ही हैं और वो बाद में हमें समझ आता है लैक ऑफ रिविजन। तो लैक ऑफ रिविजन का फंडा इस टाइम पे नहीं होना चाहिए। पढ़िए, पढ़ते रहिए, कंटिन्यूसली इसको पढ़िए, ठीक है। और एग्ज़ाम ऑलमोस्ट जो अभी तक सुनने में आ रहा है वो तो यही है कि डिले होगा, बट फिर भी जैसा कि मैंने बोला ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले आप अपनी किसी भी स्ट्रेच में कोई कमी मत छोड़िए। ऑलराइट, अगर डिले होता है तब तक तो हमारे सारे घटना चक्र कंप्लीट हो ही जाएंगे। अगर डिले नहीं होता है तो मेजर घटना चक्र मैं कंप्लीट कर दूँगी, ठीक। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।